तो आज का हमारा डीप डाइव है हरिवंश राय बच्चन पर। जी। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री की काफी डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट है और मिशन, मतलब हमारा मिशन ये है कि मधुशाला और अमिताभ बच्चन के पिता इस इमेज के पीछे जो इंसान था उसे समझा जाए। हाँ, उसे समझा जाए। एक ऐसा इंसान जिसके जीवन में विद्रोह था, बहुत गहरा दुख था और बड़े विरोधाभास भी थे। बिल्कुल। और शुरुआत एक बहुत ही एक सरप्राइजिंग फैक्ट से करते हैं। हम सब उन्हें बच्चन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये तो उनकी पहचान है। पर उनका असली नाम तो हरिवंश राय श्रीवास्तव था। बच्चन तो बस घर में बुलाने वाला एक नाम था, जैसे बच्चों को प्यार से बुलाते हैं, बच्चा, बच्चन। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने और उनकी पत्नी तेजी ने जानबूझकर अमिताभ के स्कूल में सरनेम बच्चन लिखवाया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था। नहीं, ये उस समय की जो जाति व्यवस्था थी उस पर एक बहुत खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रहार था। अच्छा, सोचिए, एक कायस्थ परिवार का लड़का अपनी जाति की पहचान को कॉन्शियसली हटा रहा है। उनके विद्रोही स्वभाव की ये पहली झलक थी। तो ये तो पहचान की बात हुई, लेकिन जो पहचान उन्हें पूरे देश में मिली वो तो मधुशाला से मिली। हाँ, रातों रात स्टार बन गए थे वो। पर इसके आते ही उन पर आरोप भी लगे, हलावाद को बढ़ावा देने का, मतलब शराब का महिमा मंडन करने का। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प विरोधाभास आता है। क्या? रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि जिस कवि ने मधु पर, मतलब शराब पर पूरी एक किताब लिख दी, उसने उस वक्त तक शराब की एक बूंद भी नहीं चखी थी। वाकई ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। बिल्कुल। उनके लिए मधुशाला एक मेटाफर थी, जीवन के संघर्षों के लिए, समानता के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए। और उनकी वो लाइन, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, वो तो उस दौर में एक धमाका था, एक क्रांतिकारी संदेश था। लेकिन उनकी एक और कविता है जिसे लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जो बीत गई सो बात गई। हाँ, लोग उसे मूव ऑन करने का मंत्र मानते हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है? रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है? उसका संदर्भ बहुत दर्दनाक है। अच्छा। बेहद। ये कविता तब आई जब 1936 में उनकी पहले पत्नी श्यामा, उनकी टीबी से मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने 10 साल अपनी पत्नी को उस बीमारी से तिल तिल कर मरते देखा था। उनकी मौत के बाद बच्चन साहब बिल्कुल टूट गए थे, गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। निशा निमंत्रण और एकांत संगीत जैसी कविताएं वो उसी अकेलेपन और दुख की चीखें हैं। तो जो बीत गई सो बात गई वो आगे बढ़ने का मंत्र नहीं था? नहीं, वो उस असहनीय पीड़ा से उबरने की एक हताश, एक जरूरी कोशिश थी। फिर उनके जीवन में दूसरा मोड़ आया जब वो तेजी सूरी से मिले, और उनकी शादी भी अपने आप में एक स्कैंडल जैसी थी। बिल्कुल, एक इंटरकास्ट मैरिज थी और इलाहाबाद का जो तथाकथित संभ्रांत समाज था उसने उनका बॉयकॉट कर दिया था। तब किसी ने उनका साथ दिया? हाँ, सरोजनी नायडू ने। और वही उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू से मिलवाने ले गई। अच्छा। और उन्होंने जिस तरह उनका परिचय करवाया वो अपने आप में कविता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, कवि और कविता से मिलिए। क्या बात है, कवि और कविता से मिलिए। इसी रिश्ते ने शायद बच्चन परिवार को सत्ता के इतने करीब ला दिया। हाँ, लेकिन सत्ता की यही करीबी उनके जीवन के सबसे विवादास्पद अध्याय का कारण भी बनी, 1975 की इमरजेंसी। ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि एक तरफ ज्यादातर लेखक साहित्यकार इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, जेल जा रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से हरिवंश राय बच्चन उन 40 बड़े लेखकों में से थे जिन्होंने इमरजेंसी का लिखित में समर्थन किया। ये तो एक बहुत बड़ा टकराव रहा होगा। बिल्कुल। एक तरफ व्यक्तिगत वफादारी थी, गांधी परिवार से उनकी दोस्ती, और दूसरी तरफ एक लेखक का वैचारिक विश्वास। इस एक घटना ने उन्हें उस एक आदर्श कवि की छवि से बाहर निकाल दिया, एक जटिल इंसान के रूप में सामने खड़ा कर दिया। तो इस डीप डाइव से यही पता चलता है कि हरिवंश राय बच्चन सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक विद्रोही थे, एक दुखी पति थे और एक वफादार दोस्त, जिसकी वफादारी ही उसे विवादों में ले आए। और अंत में एक विचार। अपनी आत्मकथा के 4 खंडों में उन्होंने अपनी कमजोरियों, दूसरे लोगों के प्रति अपने आकर्षण और अपने इमोशनल भटकाव के बारे में भी बहुत ईमानदारी से लिखा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या? जब कोई महान व्यक्ति अपनी मानवीय कमजोरियों को इतनी बेबाकी से खुद स्वीकार करता है, तो क्या इससे उसका कद छोटा हो जाता है, या वो हमारी नजरों में और ज्यादा वास्तविक और ज्यादा रिलेटेबल बन जाता है?